हेलो, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक फील नहीं होता जैसा फोर्स फील होता है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे, मज़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा। इतना है कि फ्लक्स तुम इतने बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि तुम कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी टॉपिक हो, तुम बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। फ्लक्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आगे जो गॉस लॉ आएगा उसमें फ्लक्स का ही यूज़ होना है, तो इसलिए फ्लक्स की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। और हर सब्जेक्ट में फ्लक्स की अलग अलग मतलब है। केमिस्ट्री में फ्लक्स का मतलब अलग है, वो मेटलर्जी में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में फ्लक्स का मतलब अलग है। तो हम समझते हैं कि फिजिक्स में फ्लक्स का मतलब कहाँ होता है। देखो, कहीं कहीं फ्लक्स का जो डेफिनेशन लिखी होगी वो लिखी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स या एनर्जी, ये भी सही है। और कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, नॉर्मल एरिया। सब कुछ समझेंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। जितने भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स हैं फ्लक्स से रिलेटेड, सब बिल्कुल फ्लैश हो जाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है फिर फ्लक्स पढ़ने में। देखो, सबसे पहले समझो कि जितनी भी वेक्टर फील्ड होती हैं, क्या होती हैं? वेक्टर फील्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इलेक्ट्रिक की ही बात कर रहे हैं। जितनी भी वेक्टर फील्ड होती हैं उनका जब भी तुम एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे जो चीज़ बनती है, उससे जो फॉर्मूला बनता है, उसे हम कहते हैं फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ही पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ेंगे ही, बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने की वाली बात है। तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, अभी गॉस का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं आया है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम ये जान लो, किसी भी चीज़ को अगर तुम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसे हम फ्लक्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यूज़ हो, याद हो, तो फ्लूइड फ्लक्स तुमने क्या पढ़ा था? इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वेक्टर इनटू एरिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों वेक्टर हैं। अभी बताएंगे कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका नॉर्मल कैसे निकालते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में इतना ही आ जाना चाहिए कि आखिरकार फ्लक्स एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसकी? वेक्टर फील्ड की। क्या है? वेक्टर फील्ड की एक प्रॉपर्टी है, और उसमें हम लोग को थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो, तो आखिरकार इसकी सबसे पहले लिख लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो और एक सिंपल वे में क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो, पहली बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फ्लो नहीं करती है। मतलब जैसा पानी फ्लो होता है ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुमने फ्लो के बारे में नहीं सुनी होगी। इसी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसे बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो इन्हीं की हेल्प से हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप पढ़ने का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज़्यादा आसानी तरीके से समझा सकता है। नहीं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतने बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आता जितना हमें फील करना चाहिए। तो इतना जान लो कि जब भी कोई वेक्टर फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आखिरकार तुम्हारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया? फ्लक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मतलब जनरल चीज़ हमने बता दी है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर फील्ड इनटू एरिया। हम सब धीमे धीमे सब बात करेंगे आखिर क्रॉस प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट करना, क्या करना क्या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी इतनी बात ही पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सस्ती वाली अच्छी वाली डेफिनेशन लिख लो जो जल्दी से याद हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट क्यों लाए हैं? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकें, और दूसरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बाकी और भी टॉपिक है उन तरीकों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ सकें। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी जगह तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखना चाहता है तो उसको भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू और नॉर्मली थ्रू द एरिया। इसका हम लोग धीमे धीमे मतलब समझते हैं। तो इतना जान लो कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी एरिया में से। जैसे देखो,
इतना तो आराम से आ जाना चाहिए समझ में। देखो धीमे धीमे हम लोग उसके बारे में बहुत कुछ करेंगे, कुछ फ्लक्स में भी पढ़ेंगे इसका पार्ट, लेकिन यहाँ तो फील हो जाना चाहिए कि आखिर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, कैसे जा रही थी, यूनिफॉर्म जा रही थी। ये रही। अगर हम देखना चाहें कि इतने सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, क्या जा रही हैं, इतने में से कितनी जा रही हैं। देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे एरिया, जैसे हम लोग डेल ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ए है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम दोनों का इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई डॉट डी एस कर देंगे तो क्या बन जाता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली क्या है कि बताता है कि आखिरकार किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कौन कैसी, नॉर्मली। इस बात का भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि नॉर्मली होना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तुम जानते हो कि उसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या पॉइंट है, कि अगर मान लो तुम किसी पॉइंट पे उस पर वेक्टर क्या करो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जाए उस डायरेक्शन से पता चल जाएगा फिर कौन से डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन जो एरिया होता है एक भी एक प्रकार का वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। इसको समझो ऐसा, मतलब एरिया है, इसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। अगर एरिया एक वेक्टर है तो इसका मतलब है उसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। अब सिंपल सी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी की ही खासियत है कि कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो इसकी विड्थ मान लेते 2 और ये मान लेते हम 3। तो अगर हम पूछें, क्या पूछें कि आखिरकार इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, तुम कहोगे 2 × 3 6 हो गया है, बोलो मीटर मान लेते, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम तो कहोगे यार पहली बार हम इसके दर्शन कर रहे हैं कि एरिया का भी कोई ना कोई डायरेक्शन है। एरिया का भी कोई ना कोई हम लोगों ने डायरेक्शन मान लिया है। अब यही बात सोचने वाली बात है कि अगर एक ऐसी बात हो गई यार, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बुक है, तो इसका जो ऊपर वाला एरिया होगा कि नहीं, तो इसका डायरेक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं। आखिरकार ये जो एरिया है, ये बुक है, ये किताब है, इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है कि नहीं है, कि आखिरकार पेज कौन सी, मतलब इसके कवर कौन सी डायरेक्शन में है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोगों ने क्या कहा है कि हमने कह दिया कि जैसे मान लो ये देखो, जैसे मान लो तुम अपना छत सोचो, छत है मकान का, इतना समझ लिया है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम उसका फेस बोलते हैं। मतलब इस तरीके को ऐसे भी समझो, एरिया वेक्टर समझने के लिए ऐसे भी समझना कि अगर किसी भी एरिया का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन होगा, जैसे तुम्हारा शकल है, फेस है, तो फेस का डायरेक्शन कौन बताता है, नाक। जिस डायरेक्शन में नाक होगी ना उसी डायरेक्शन तुम्हारा फेस होगा। तो सिंपल सा ऐसा है कि आखिरकार एरिया का भी हम लोगों ने क्या निकाल दिया, मतलब एक इसका भी हमने क्या बात कर दी, हमने बात कर दी है डायरेक्शन के बारे में, इसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो हमने क्या बोल दिया है कि इसका डायरेक्शन हम ले लिया इसके जस्ट परपेंडिकुलर। अब बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। तो अब किसी के दिमाग में आया होगा कि भैया आपने इसका ही इस साइड डायरेक्शन क्यों लिया है, हम तो इस साइड भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हम तो इस साइड भी ले लेंगे, इसमें क्या बुराई है, कहीं कोई बुराई नहीं है। हम कहेंगे कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही बात करी जाती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो हम इस डायरेक्शन में मान के चलते हैं तो हम क्या मान लेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर राइट हैंड साइड। इसका बहुत धीमे धीमे इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसे हमने किताब की बात करते हैं, किताब है, ऐसी रही किताब है। तो जहाँ से हम किताब ओपन करते हैं, क्या करते हैं, किताब, जैसे मान लो देखो 3D चीज़ बना रहे हैं मैं, देखो ये 3D रही कि नहीं।
इसका मतलब है जब हम कोई 3D ऑब्जेक्ट में बात करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट, और इस दुनिया में, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ हैं सब 3D हैं। मतलब उनकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो देखो जो बाहर वाला दिख रहा है फेस, जैसे मान लो इस अगर हम देखेंगे तो इसके दो पार्ट हैं, एक अंदर भी होगा, मतलब अगर एक ही फेस को हम उठा के देख रहे हैं तो एक अंदर होता है, एक पीछे होता है। तो ये सोच लो कि जैसे ये मान लो तुम्हारा रूम है, तो रूम की जो बाहर साइड वाली दीवार है, वहाँ हम लेते हैं नॉर्मल वेक्टर। मतलब जो ये मकान है, मकान की जो बाहरी दीवार है वहाँ से लेते हैं हम पॉजिटिव वेक्टर। मतलब आउटसाइड वाली जो बॉल है वो डिसाइड करेंगे तो आखिर तुम्हारा वेक्टर किस साइड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, पूरा पूरा धीमे धीमे समझ में आएगा। तो आखिरकार मान लो अगर ये देखेंगे तुम्हारी दीवार, तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में दीवार है। मतलब कौन, अगर मान लो यहाँ कोई कार्टून बना तुम्हारी दीवार पे, कोई पोस्टर बना है, तो बात करेंगे कि आखिरकार दीवार पे, ये तुम कहोगे दीवार पे पोस्टर बना है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से साइड बना है, कौन से डायरेक्शन में। तुम कहोगे आउटसाइड वाली भी बना है, मतलब आउटसाइड मतलब पॉजिटिव वाले पे हम लोग बात कर ली। धीमे धीमे आएगा, घबराना नहीं, मैथ में है वहाँ भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि जो किसी भी 3D के आउटसाइड वाला होता है ना, वहाँ हम उसके जो परपेंडिकुलर जाते हैं उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। मैं समझ रहा अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, घबराओ नहीं। तो इसका अगर हम क्या लिखेंगे, एरिया और एक यूनिट वेक्टर। हर किसी में अलग अलग तरीका होता है डिनोट करने का। इसे ये है यूनिट वेक्टर, और तुम सब जानते हो कि यूनिट वेक्टर का आखिरकार मेन क्या काम होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है, ये यूनिट वेक्टर ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे हमने बताया ना कि ये तुम्हारे पास किताब है, ये फेस है एक है, तो इसके अगर जो मान लो हम परपेंडिकुलर रखते हैं तो ये जो क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। मतलब ये डायरेक्शन बता रहे बेसिकली। मुझे पता है कि फेस सरफेस वाले में डायरेक्शन के बारे में कम इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन इतना जान लो कि मान लो कोई भी एक सरफेस है तो उसका एक यूनिट वेक्टर भी होता है। यूनिट वेक्टर वो जो होता है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो ऐसे बनाएंगे तो नहीं, इस लाइन में और इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मान लो हमने इस मकान की बात कर ली है, इस सब की बात कर ली है। जैसे पहले एंटीना नहीं लगाते थे मकानों पे, मान लो तुम्हारी छत है, इस पर एक एंटीना लगा। जो एंटीना क्या है, यूनिट वेक्टर है। हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे, वो मैथ का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में इतना ही समझना है कि आखिरकार यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग आते हैं और भी बेसिक चीज़ों पे। हाँ देखो, अब हमने क्या करा है कि आखिरकार फ्लक्स क्या है। फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया और वेक्टर फील्ड हम क्या बात कर रहे हैं, वेक्टर फील्ड जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास दो क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी देखने को मिल रही है, हमारे पास एक एरिया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, अगर एरिया यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब होता है प्लेन। प्लेन मतलब ऐसे, मतलब कर्व नहीं होना चाहिए। अगर कर्व जैसे मान लो ऐसे कर्व आ गया तो फिर अलग अलग कहानी हो जाएगी। प्लेन मतलब जैसे ये पेज है, और एक कहानी इसकी अब देखो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो एक कर्व में भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कर्व, मतलब प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो यूनिफॉर्म हो सकती हैं। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू हर मतलब ये मान लो एरिया है, तो इसमें जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ये सब यूनिफॉर्म, मतलब हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बराबर मैग्नीट्यूड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिलेशन है। क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है, फील्ड इंटेंसिटी जानो मतलब मैग्नीट्यूड जिसे बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी,
डेंसिटी का मतलब होता है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी घनी घनी वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जहाँ ये दूर दूर होती हैं वहाँ इंटेंसिटी कम होती है। तो हम दोबारा उस पॉइंट पे आ जाते हैं, आखिरकार क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि एरिया कर्व हो सकता है, प्लेन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकती हैं और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। देखो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग वैल्यू है, यहाँ मान लो 10 है, ये मान लो 11 है, ये मान लो 9 है, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम चारों केसेस को हम लोग समराइज करके उन सबको देखते हुए हम लोग बनाएंगे। तो इस बात को भी तुम अपने दिमाग में सेट कर लो कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है। जब हमने इतने फैक्टर बात कर ली तो एक फैक्टर और करते हैं कि एरिया, मतलब एरिया का यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो सकता है कि कभी कभी इन दोनों के बीच में 0 या 180 हो सकता है, या कभी 0 या 180 के अलावा दूसरे अदर एंगल भी हो सकते हैं। बात डिस्कशन सब करेंगे। तो हम उससे पहले क्या कर लेते हैं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है यूनिट निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो अगर जो चाहे मैं मैथ पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ या फिर पढ़ाऊँ फिजिक्स, बहुत आसान टॉपिक बना देता हूँ। यूनिट निकालना कोई बड़ी तीर मारना नहीं है। तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, E A। इसका तुम्हें फॉर्मूला क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलम। और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत आएगी। उसको इसका फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसकी यूनिट बन गई है। ये क्या है, ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट बनाने के लिए एक काम होता है कि इसकी ऐसा यूनिट लिख दो और इसकी ऐसा यूनिट लिख दो, दोनों को साथ लिख दो, ऐसा यूनिट बन जाती है। और जैसे दूसरे भी टर्म में है वोल्ट मीटर, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जितना हम पढ़ चुके उतने के बारे में बात करते हैं। धीमे धीमे हम पढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से हम वेरिएशन लाते जाएंगे, यूनिट के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। अब देखो, अगर कोई इसका पूछेगा डायमेंशन एनालिसिस करो, क्या करो, डायमेंशन। तो ई का तुम्हें डायमेंशन पता होना चाहिए। ई का डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमने क्या कहा है कि फोर्स अपॉन चार्ज होता है, फोर्स का डायमेंशन निकालो, चार्ज का डायमेंशन निकालो, मतलब ई का डायमेंशन लिख दो, और एरिया का तो L स्क्वायर होता ही है। इसका और इसका डायमेंशन लिखोगे तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। इसका होता है, फोर्स का क्या होता है, M L T-2। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है Q, देखो I = Q/T। तो Q हो गया है एम्पियर और टाइम, क्या हो गया, एम्पियर टाइम। तो इसी चीज़ को हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, ML T-2 और अपॉन चार्ज AT। तो हो जाएगा ML T-3 A फॉर एम्पियर होता है, क्योंकि करंट को हम ऐसा यूनिट मानते हैं, मतलब बेस फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, ना कि हम चार्ज को। हमने इसका निकाल लिया है। और एरिया तुम जानते ही हो, L स्क्वायर। तो आखिर का फ्लक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML T-3 A L स्क्वायर। इसको साथ लिख लोगे, ML³ T-3 एम्पियर। ये रहा डायमेंशन निकालना। डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या कर चुके, इतने सब फैक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम वो क्वेश्चन करने वाले। हाँ, अब किसी के दिमाग में ही आ रहा होगा कि भैया इतना सब बता दी, तो बताओ फ्लक्स क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। हम कहेंगे स्केलर है। स्केलर क्यों है, क्योंकि हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर है। जैसे वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसे ही यहाँ फ्लक्स भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। एरिया होता है, एरिया लिख लेते हैं कि हम ds कहते हैं। मतलब जैसे वर्क के साथ कंडीशन होती है, बस इसके साथ भी होती है कि फ्लक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जैसे इसका कोई डायरेक्शन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। वो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में की कहानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं बेसिक से सिंपल सी बात पे। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि क्या, कि जब भी हम किसी भी चीज़ को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाती है
फ्लक्स। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसी कहानी क्या है कि इसकी हो जाएगी E डॉट ए। क्या हो जाएगा E डॉट ए। पहला केस कर तब पढ़ते हैं कि अगर E एंड ए, मतलब E जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब है कि उसकी हर पॉइंट, जैसे मान लो एरिया ही रहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब सबका मैग्नीट्यूड जब इस देखो, क्योंकि बेसिकली यहाँ एरिया ऐसे होगा ना, तो इस पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें बराबर बराबर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? तुम्हें बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने इतना चीज़ समझ लिया है कि अगर ये यूनिफॉर्म है और ये है क्या, प्लेन, लेकिन E एंड A में देखो, अब हम बनाते हैं सरफेस का यूनिट वेक्टर। समझो सरफेस है, देखो ये सरफेस है, सरफेस जैसा होता है ये सरफेस है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखो ये रहा सरफेस का डायरेक्शन बताने वाला, जो ये रही है, जैसे तुम्हारा चेहरा है, जो नाक है वो नाक ही रही तुम्हारी, ये है नोज। अब देखो सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, क्या जा रही हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर है ये। तो ये बताओ इन दोनों में एंगल कितना है? एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं? तो मतलब थीटा की वैल्यू है 0। क्या हो गई? ये थीटा की वैल्यू हो गई 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया प्लेन है तो फ्लक्स की वैल्यू होती है E डॉट ए। जब डॉट हटाते हैं तो E A cos थीटा होता है। क्या होता है? E A cos थीटा होता है। अब E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी वाली? जो इस सरफेस पे, जो मतलब अगर यहाँ सरफेस पे तुम निकालोगे तो मान लो इसकी है 10 न्यूटन पर कूलम। क्या है? 10 न्यूटन पर कूलम। मतलब इसमें जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सबकी मैग्नीट्यूड जब इस सरफेस को पास कर रही होंगी, मतलब इस पॉइंट पे, देखो हाथ हथेली है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सबकी वैल्यू होगी बराबर, मतलब 10 न्यूटन पर कूलम। ये क्या है? मतलब ये होता है एरिया, मतलब हमने कितना एरिया लिया है। हमने मान लो ये ले लिया था इतना एरिया, मान लो इसकी ब्रेथ है 2 और ये लेंथ है 4, तो एरिया हो जाएगा 2 × 4। अब एक कॉस थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा एंगल, एंगल बिटवीन E एंड A। क्या है? E एंड A। ये बताओ A, इसका वेक्टर निकालना है। अब कई लोगों को पता क्या दिख रहा होगा? कई लोगों को दिख रहा होगा कि भैया ये सरफेस है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, क्योंकि ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, तो कई लोगों को 90 डिग्री दिख रहा होगा। नहीं बेटा, ये जो एंगल है ना, एंगल बिटवीन E एंड A, ये कौन सा है? ये है यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस। वो यूनिट वेक्टर जो भी, जिसके हम n की बात कर रहे थे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो सरफेस के डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो ये 99 तो कोई अगर इस सरफेस के तुम यूनिट वेक्टर बनाओगे तो एक ऐसा निकलेगा। तो जो तुम्हें देखने को मिलेगा, तो देखो ये रहा n वेक्टर। n वेक्टर बनाना काफ़ी आसान है। जैसे जो भी सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। क्या है? परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। ये सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर में लाइन खींच रहा, तो ये क्या है? n वेक्टर है। तो अब तुम्हें देखने को मिला E एंड n में कितना है, तो इसको अगर और अच्छे से लिखें तो ये क्या है? एंगल बिटवीन E एंड n। क्या है? E एंड n। तो बेसिकली अगर सिचुएशन ऐसी बनती है, कैसी बनती? ऐसी, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ कितनी हो जाएगी? E, A
cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो आंसर हो जाएगा ई की वैल्यू रखो 10, ए की वैल्यू रखो 8, तो हो जाएगा कितना 80। यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यूनिट तो हमने पहले ही बता दी है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ, अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जा रही हैं ऐसी, कैसी जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसी, कैसे जा रही हैं ऐसी, लेकिन तुम्हारा सरफेस है ऐसा, कैसा है, सरफेस है ऐसा, ऐसा सरफेस है। मतलब इसका अगर तुम नॉर्मल वेक्टर बनाओगे, मैं यूनिट वेक्टर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये एन है, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसी। देखो इस चीज़ को बहुत गहराई से समझो। अब देखो इस चीज़ को अगर तुमने समझ लिया तो बहुत आसानी से समझ लिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ई है ऐसी हैं, और ये जो नॉर्मल था ये ऐसा था, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ गया, थीटा आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि आखिरकार इस ई के जो हैं इसके हम कंपोनेंट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कंपोनेंट स्टार्ट करना करेंगे। तो एक हम ऐसा बना लेंगे, और एक तो ये परपेंडिकुलर है, क्या है, ए रहे। देखो अगर तुम इसको देखो ए रहा, इस तरीके का निकल आया कि नहीं वेक्टर, तो ए रहा देखो तुम्हारा कुछ ऐसा ऐसा, ए एन वेक्टर है, इसको हम बोल देते हैं दूसरा, और ए रही ए रहा थीटा। इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो हमें सिर्फ इसके कंपोनेंट लेने होते हैं जो इसके पैरेलल जाते हैं। तो मैं क्या देखने को मिलेगा कि हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। मतलब सिंपल सा विजुलाइज कराने के लिए है, तो मैं कैसा भी दिया हो, चाहे एंगल बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, तो मैं सिर्फ ए वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ए वाला ई ए कॉस थीटा। ए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एन नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर किसका, सरफेस का। और ई क्या है, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। एरिया कौन सा ले रहे हैं, एरिया बोल रहे हैं जो उसको कवर्ड कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसी खुशी में क्वेश्चन डेवलप करते हैं। जैसे मान लो ये क्या रहा है, ए तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये तुम्हारा सरफेस डला है ऐसा, क्या डला है, सरफेस डला है ऐसा। तो जैसे सरफेस देखो तो एक चीज़ तुम्हें याद कर लेना कि सरफेस के परपेंडिकुलर तुम्हें हमें हमेशा बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ई हैं। अगर तुमसे पूछूं ई एंड ई में, कितना एंगल है, तो तुम्हारे सबसे पहले दिखना चाहिए कि थीटा की वैल्यू है 90। तो थीटा की वैल्यू 90, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90। तो अगर तुम देखोगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 थी, तो फ्लक्स की वैल्यू आती है 0। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब तुम्हें बेसिकली भी क्या देखने को मिल रहा है कि इस सरफेस जो डला है इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही हैं। ज़रूरी नहीं कि, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं लेकिन फिर भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। आगे आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इतनी चीज़ जान लिए कि अगर आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के जो यूनिट वेक्टर है उसमें अगर कुछ एंगल आता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समझे कि नहीं। अब कभी कभार हो सकता है कि ई वेरिएबल हो, मतलब ई की वैल्यू वेरिएबल हो, या कभी कभार हो सकता है कि ए जो है वो कर्व हो, क्या हो, कर्व हो। ई की वैल्यू वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने कोई सरफेस बनाया है, ए बनाया है, प्लेन बनाया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अलग है। जैसे मान लो इसकी हमने 10 है, इसकी मान लो 11 है, यहाँ से जो जा रही है उसका मान लो अलग अलग है। मतलब उसी सरफेस पे अलग अलग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, मैग्नीट्यूड से पास हो रही हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं, तो तब हम लोग क्या करेंगे। देखो जब भी कोई चीज़ वेरिएबल की बात आती है तो हम लोग सिंपल से किस पे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। किस पे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। कोई बड़ी बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, देखो बहुत आसान है। या फिर मतलब सरफेस क्या हो जाए, कर्व हो जाए, कुछ भी हो जाए।
तो जैसे मान लो ये सरफेस है, इतना सा पार्ट बना है, चांद का टुकड़ा। अब देखो हमने इतना सा छोटा सा क्या लिया है, एक सरफेस लिया है। क्या लिया है? सरफेस इतना छोटा सा लिया है, जिसे हम बोलेंगे ds। क्या बोलेंगे? ds बोलेंगे। और हमें मान के चलेंगे कि जितनी भी इस छोटे ds में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मतलब इसमें से मतलब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड या 4, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिफॉर्म। देखो इस बात को बहुत गहराई से समझो, ये बात तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस करेगा। जैसे मान लो इस पूरे सरफेस में से, ये जो है सरफेस, इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग मतलब वेरिएबल हैं, लेकिन जो इतने में से जा रही हैं, देखो इतने पार्ट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतने से जा रही हैं, हमें मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म है। हमने क्या माना है कि जो ds है अपने पास, ये ds है, इसमें से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो सब फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। तो इस कंडीशन में क्या बनता है कि E डॉट ds, मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा? देखो छोटा सा सरफेस लिया है तो छोटा सा फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? छोटा सा फ्लक्स बनेगा। अभी तुमने निकाला इतने छोटे से के लिए, अगर हम पूरे के लिए निकालना चाहें, क्या निकालना चाहे पूरे के लिए, तो हमें कर देंगे इंटीग्रेशन। और तुम देख जानते हो कि E ds cos थीटा, क्योंकि जहाँ भी ये डॉट हटाते हैं तो वहाँ cos थीटा आ जाता है। तो इस वाले से तुम्हें क्या हो गया है कि इस, देखो d थीटा, इस फॉर्मूले में ने तुम्हारी सारी कंडीशन दूर कर दी है। क्या हो? E एंड A, जैसे इसे S नहीं से A लिख लेते हैं, कहीं S लिखा होता है तो कहीं A लिखा रहता है, मतलब छोटा सा एरिया है। देखो ये जो इतना एरिया कवर्ड हो रहा है ना, जैसे मान लो इसका हमने मान लिया है 1 mm², मिलीमीटर स्क्वायर है, उसी को बोल रहे हैं। कहीं कहीं एस की जगह लोग डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं समझना है, इतना समझना कि एरिया छोटा सा एरिया है। तो इस वाले फॉर्मूले तुम्हारी पता कितनी परेशानी दूर कर दी है। तुम्हें अब कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना कि थीटा क्या है, कौन वेरिएबल है, कौन कॉन्स्टेंट, कुछ नहीं, बस तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस वाले फॉर्मूले को तुम यूज़ करोगे, तुम सारी चीज़ आराम से निकाल डालोगे। क्या कर लोगे? सब चीज़ तुम ईजिली तुम सॉल्व कर लोगे। देखो कभी कभार, अब देखो इसमें 2 पार्ट होते हैं, कभी कभार तुम्हें ऐसे लिखना मिलेगा, कभी कभार तुम्हें सिंपल ऐसा लिखना मिलेगा। तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है ओपन सरफेस। क्या होता है? ओपन सरफेस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्लोज्ड सरफेस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें कहा जाता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds dA। देखो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और dA क्या है? वो छोटा सा एरिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख लोगे, E ds cos थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds का जब इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करोगे, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन N एंड E। क्या है? N एंड E। अगर मैं तुमको एक चीज़ दिखाऊं कि जैसे मान लो तुम्हारा सरफेस ही रहा है, मान लो तुम 4 दोस्त हो और चारों दोस्त बरसात में जा रहे हैं। एक दोस्त यहाँ खड़ा है, ये तिरपाल पकड़े है, एक दोस्त यहाँ खड़ा है, ये भी तिरपाल पकड़े है, एक दोस्त यहाँ खड़ा है, तिरपाल पकड़े, ये दोस्त मतलब खड़े हैं। बारिश हो रही है कुछ इस तरीके से। क्या हो रही है? बारिश हो रही है कुछ इस तरीके से। और क्या है? बारिश हो रही है इस तरीके से। तो बारिश मतलब दूसरी ज़मीन पे गिर रही है ऐसे, तो ये ज़मीन पे गिर रही है कितने एंगल से? गिर रही है 30 डिग्री से। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एंड जो बारिश गिर रही है, रेन, उन दोनों में कितना एंगल है? उन दोनों में कितना एंगल है? कुछ विद्वान बच्चे होंगे वो 30 बोलेंगे चपक के। बेटा 30 नहीं है। देखो समझो कि जो अगर तुम सरफेस है ना तुम्हारा, इसका जस्ट परपेंडिकुलर बना दो। क्या बना दो? जस्ट परपेंडिकुलर बना दो।
अब जस्ट तुमने इसका परपेंडिकुलर बनाया कि नहीं, मतलब ये जो लाइन है, ये जो खड़ा है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे ये वाली कैप इस कॉपी के पर इस पेज के परपेंडिकुलर है। अगर तुमसे देखना चाहे कि अब इसमें और इसमें कितना एंगल बन रहा है, तुम कहोगे कि ज़मीन से कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है 60 डिग्री। इस बात को थोड़ी गहराई से समझना है। हम लोग आगे आगे बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ क्वेश्चन भी करने हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ में तुम्हारा बहुत कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो बेसिकली हम लोगों ने पता क्या किया है, हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में समझने की कोशिश करी, एरिया वेक्टर के बारे में समझने की कोशिश करी है। हाँ, अगर मैं बता दूं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी, देखो हाँ, क्लोज्ड सरफेस और ओपन सरफेस, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्लोज्ड सरफेस जो होता है, जैसे मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। ये ओपन सरफेस है, क्या है, ओपन सरफेस है। एक बात बता दूं कि अगर क्लोज्ड सरफेस, मान लो यहाँ कोई चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे एंटर कर रही हैं, ऐसे निकल रही हैं और निकल रही हैं, तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है 0। लेकिन मान लो अगर यहाँ चार्ज रखा है और इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी। तो हम लोग इतने पे समझ चुके हैं। अब देखो, फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब एन का इसका यूनिट, इसका एंगल एंड ई का एंगल जब कितना हो, 0 से 90 के बीच में। कितना हो? 0 से 90 के बीच में। फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब यूनिट वेक्टर सरफेस का एंड ई का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और सरफेस डला है ऐसा, मतलब ऐसा है, तो 90 हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? जब यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस, मतलब एरिया का एंड ई का एंगल कहाँ से कहाँ, 0 से 180 के बीच में हो। कहाँ हो? 0 से 180 के बीच में हो, तब जाके इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव। क्योंकि बेसिकली आखिरकार तुम्हारे पास फ्लक्स इक्वल टू क्या है, ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में पॉजिटिव आती है और 90 से 180 के बीच में इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, और 90 पे इसकी वैल्यू आती है 0। मैथमेटिकल है, समझने की कोशिश करो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को समझते हैं थोड़ी पिक्चर टाइप से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो तुम्हारा सरफेस है, इसका नॉर्मल वेक्टर रहा ए, क्या रहा? नॉर्मल वेक्टर रहा ए। तो हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एंटर कर रही हैं। नॉर्मल वेक्टर एन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं वो ई है। एन एंड ई ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं कि नहीं, कि एन का डायरेक्शन ये रहा और ई का डायरेक्शन ये रहा है। तो यहाँ तो फ्लक्स की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी? यहाँ फ्लक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एंटर, तो फ्लक्स की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? नेगेटिव। और जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा पास सरफेस है, क्या सरफेस है, इसका यूनिट वेक्टर एन रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करें, इसमें से लीव करें, मतलब इससे बाहर निकालें, इस कर्व सरफेस से, मतलब इस एरिया से बाहर निकलती हैं। देखो, ए ई है, ए एन है, ई इस डायरेक्शन में है और एन इस डायरेक्शन में है। मतलब ई और एन अगर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो फ्लक्स की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? फ्लक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी तुम्हें पॉजिटिव। मैं मान रहा हूँ जितने तुम्हारे दिमाग में डाउट्स हैं सब अगली वीडियो में क्लियर होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब जब ई क्या करती हैं, लीव, तो फ्लक्स की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलती है पॉजिटिव। अब देखो, ये तुम्हारे पास एक क्लोज सरफेस है, क्या है? क्लोज सरफेस है। अब मान लो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एंटर कर रही हैं। तो यहाँ मान लो हमने फ्लक्स की वैल्यू मान ली है 10। तो जो लाइन एंटर करेंगी वो बाहर भी तो निकलेंगी ना, वो लीव भी करेंगी, मतलब -10। मतलब इसका देखो, जो इसका सरफेस हम इस डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि जो आउटसाइड होती है ना उस वो डायरेक्शन मतलब एन का वेक्टर है, मतलब ई और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव होंगे, और यहाँ से क्या कर रही हैं, लीव कर रही हैं। तो यहाँ हम फ्लक्स की वैल्यू लेंगे 10। आखिर का नेट फ्लक्स कितना है, तो नेट फ्लक्स होगा 0। मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ गया, लेकिन टेंशन नहीं लो, जो आगे वीडियो आने वाली है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ तक बताओ आखिर तुम्हें फ्लक्स का मतलब समझ में आया कि नहीं। अगर फ्लक्स का मैं सिंपल सा बात बोलूँ, फ्लक्स मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ को तुम मतलब वेक्टर फील्ड को अगर तुम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसे हम फ्लक्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पता है कभी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जंप कर रहे होंगे कि आखिरकार नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आगे वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला, तुम्हारे दिल की दिमाग की सबकी बाइज्जत करते हैं यार, सब कुछ मज़ा आएगा यार। तो नेक्स्ट वीडियो में जब गॉस लॉ पढ़ेंगे ना, वहाँ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, एरिया के बारे में बताया, किस तरीके से क्या काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।